मान्य अध्यक्ष महोदय, No, 2 members only. सबसे प्रथम तो मैं सभी मान्य सदस्यगण का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। अलग अलग प्रकार से कई मान्य सदस्यों ने उसका स्वागत किया, अलग अलग पहलुओं का स्वागत किया। कुछ प्रतिक्रिया भी हुई जिसका मैं जवाब दूंगा। आज सदन के सामने कई सारे ऐसे खुलासे करूंगा जो पूरी तरीके से बताएगी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगातार 5 वर्षों तक इस देश में विकास यात्रा को बल दिया है, गति दी है और किस प्रकार से समाज के हर वर्ग के लिए अन्य सुविधाएं पहुंचाने में सफलतापूर्वक प्रयास किए। तेज गति से विकास गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे काम किए। और एक प्रकार से ये जो हाल में मैंने इंटरिम बजट रखा, ये एक कड़ी में जो 5 साल की यात्रा था उसका एक रिपोर्ट कार्ड भी रखा देश के सामने। आगे का हमारे भविष्य के 10 वर्ष का विजन भी रखा और कुछ जो त्वरित जरूरतें थी जिसको करने की आवश्यकता थी उसको देश के समक्ष रखा। मैं समझता हूं पूरे समाज को साथ में रखना, समाज के हर वर्ग तक देश के विकास का भाव, देश के विकास का फायदा पहुंचे, ये इस सरकार की विशेषता रही है। चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, चाहे पिछड़े हों जिनको दशकों से और पीढ़ियों से विकास पहुंचने में देर हुई, हर वर्ग के लिए इस सरकार ने लगातार काम किया है। कैसे गरीब का सशक्तिकरण हो, कैसे किसान का सशक्तिकरण हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश में हर प्रकार के संकट को प्रायोरिटाइज करके कौन से संकट को पहले लेना, कौन से संकट ज्वलंत हैं जिसके ऊपर काम करना, इस हिसाब से सरकार ने 5 वर्ष अपना काम किया। और शायद पहली सरकार होगी अध्यक्ष महोदय जिसने हर वर्ष 26 मई को अपना रिपोर्ट कार्ड देश के समक्ष रखा, जनता के बीच गए और अपने काम को पूरी तरीके से जनता का आशीर्वाद भी मिला और मैं समझता हूं समय समय पर सुझाव मिले जिस पे हमने काम भी किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से मार्गदर्शन दिया इस इंटरिम बजट को बनाने में, जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सुविधा पहुंचे, उसके लिए चिंता करी। और मैं समझता हूं पूरे देश ने, और उस दिन तो मेरा भाषण इतना लंबा नहीं होना था, लेकिन मैं बाद में देख रहा था कि अधिक समय तो शायद लोगों की सराहना में और लोग मोदी मोदी इतनी तेज कर रहे थे, इतनी खुशी का माहौल था, उसमें काफी समय चला गया। कुछ प्रतिक्रिया करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा ये इंटरिम बजट था, हमने ये सब इतने अच्छे काम इसमें क्यों जोड़े। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है वो एक प्रकार से इसी वर्ष 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। ये कोई अगले वर्ष की योजना नहीं है, ये योजना इसी वर्ष जनता की सेवा में, किसानों की सेवा में हमने समर्पित कर दी है। और ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये एक प्रकार से किसानों ने इस देश को फूड सिक्योरिटी दी। इस देश में आज किसी प्रकार के वस्तुओं की कमी नहीं हो, उसके लिए जो परिश्रम किया उसका सम्मान के रूप में ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को हमने शुरू किया है। और इसका पूरा प्रावधान बजट में रखा गया है। 20,000 करोड़ रुपए इस साल और 75,000 करोड़ रुपए अगले साल। कुछ लोग इसको बिलिटिल करते हैं, इसको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। शायद बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े विरासत के साथ नामदारों को समझ नहीं आता है कि छोटे, लघु और
जो सीमांत किसान हैं उनके लिए ये कितना महत्व रखती है कि हर 4 महीने में उनको खेत जब जब खेत पे क्रॉपिंग करनी होती है तब 2000 रुपये इस एन वक्त पे कितना सहूलियत देगा, कितना उनके लिए लाभ होगा। और 6000 रुपये लगभग 12-12.5 करोड़ किसानों को हर वर्ष मिलना, यानी 10 साल के अवधि में लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिलेंगे, ये सरकार ने सुनिश्चित किया है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि पहले क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ। मैं देख रहा था कांग्रेस के 10 वर्ष के शासन को, 2004 से 2014, 10 वर्ष में किसानों के लिए उन्होंने मात्र एक घोषणा की कि हम किसानों के ऋण को माफ करेंगे। उस समय भी किसानों का ऋण को 4-5 लाख करोड़ रुपए था। घोषणा की कि हम 60,000 करोड़ का ऋण माफ करेंगे 2008 में। उस समय भी बजट पे 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया। उसके कुछ समय बाद का 60 नहीं, हम 70,000 करेंगे। 2009 के बजट में भी अध्यक्ष महोदय 1 रुपए का प्रावधान नहीं किया। सोचा चुनाव के बाद जब सरकार आएगी उस सरकार के गले में चले जाएगा, हम अपने बजट में कुछ रखने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। अंत में 70,000 तो छोड़ो, 60,000 छोड़ो, मात्र 52,000 करोड़ का ऋण माफी की। 10 साल की अवधि में एक ऋण माफी 52,000 करोड़ की, जो मात्र 3-3.5 करोड़ किसानों को जिसका लाभ मिला। और अगर औसतन निकालें तो औसतन 14,000 रुपये प्रति किसान एक प्रकार से 10 वर्ष की अवधि में दिया 3-3.5 करोड़ किसानों को। हम 10 साल में 12 करोड़ किसानों से अधिक लोगों को 60,000 करोड़ हर परिवार को देने जा रहे हैं। 10 वर्ष की अवधि में 60,000 करोड़। कुछ ये भी किसानों की समस्याओं की बात करते हुए ये भूल गए कि ये एक सरकार है जिसने मात्र 5 वर्षों में कैसे किसानों के लिए लगातार अलग अलग योजनाएं लाई। किसानों का लोन लगभग दुगना कर दिया गया। अब तो जो फिशरीज के काम में, पशुपालन के काम में है, मछुआरों के काम में है, उनको भी ब्याज की छूट मिलेगी 2% पहले और 3% पूरा लोन भर देने के ऊपर। पहली सरकार है जिसने MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 के 22 फसलों के ऊपर दी। क्यों नहीं पहले की सरकारों ने चिंता करी। और जितना फसल भारतीय जनता पार्टी के राज में, NDA के राज में खरीदी जाती है, वो लगभग 10-15 गुना है जितनी पहले खरीदी जाती थी उससे। इसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि अलग अलग प्रकार से, चाहे वो किसानों की फसल बीमा योजना हो, चाहे वो किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का काम हो, चाहे आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देने का काम हो, चाहे गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम हो, इन सब पे भी हमारी सरकार ने किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, किसानों के जीवन की और उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम किया। वैसे तो माननीय स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने एक लिखित लेख में कहा, साइन लेख में, कि ये पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जिससे किसानों के संबंध में सही मायने में अलग अलग कदम उठा के उनकी आमदनी बढ़ाई, उनका जीवन सुधारा। एक आलोचना ये भी की गई कि हमें इंटरिम बजट देना था, हमने फुल बजट दे दिया। मैं समझता हूं हमने तो फुल बजट किसी भी हिसाब से नहीं दिया। फुल बजट पे तो और बहुत सारे टैक्स प्रपोजल्स होते हैं, कंसेशंस होते हैं, स्कीम्स अनाउंस होती है। हमने तो इस इंटरिम बजट में कोई भी अगले वर्ष की नई स्कीम अनाउंस ही नहीं करी है। उल्टे मैं समझता हूं कि आप अगर 2014 में जाएं तो 2014 में उस समय के वित्त मंत्री ने एक इंटरिम बजट पेश किया था। मैडम स्पीकर, उस इंटरिम बजट की मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा।
और मैं कोट करता हूं, उस समय के कांग्रेस के वित्त मंत्री ने कहा, इन कीपिंग विद द कन्वेंशन I do not propose to make any announcement regarding changes to the tax law. However, the current economic situation demands some intervention that cannot wait for the regular budget. अब उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत आवश्यक है, अभी करने की आवश्यकता है, 4 महीने भी नहीं रुक सकते। और मैडम स्पीकर, वो क्या चीजें थी? अमीर लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियां सस्ती करने के लिए योजना थी। अमीर लोगों की बड़ी गाड़ियों को सस्ती करने के लिए उस पर टैक्स घटाए। एसयूवी गाड़ी कोई गरीब किसान खरीदता है? एसयूवी गाड़ी कोई मध्यम वर्गीय खरीदता है या अमीर लोग खरीदते हैं? एसयूवी पे टैक्स घटाया, वो 4 महीने भी नहीं रुक सकते थे अमीरों की गाड़ियां और एसयूवी कम करना। वो इतना जरूरी था कि इंटरिम बजट में करना था। हमने मैडम स्पीकर क्या किया? हमने कोई टैक्स रेट नहीं चेंज किए, कोई स्लैब नहीं चेंज किए, पर 5 वर्षों से हम लगातार मध्यम वर्गीय परिवारों को सुविधा देने के हेतु कई सारे कदम उठाए जा रहे थे। कुछ कदम जो हमने उठाए थे उसका मैं आपके समक्ष भी जानकारी रखना चाहूंगा मैडम स्पीकर। हमने पिछले 4-4.5 वर्षों में जो इनकम टैक्स की मिनिमम स्लैब शुरू होती थी 2 लाख रुपए, उसको बढ़ा के पहले 2.5 किया और अब 5 लाख रुपए तक पूरी तरीके से टैक्स ना देना पड़े किसी को, 5 लाख तक टैक्सेबल इनकम हमने वो सुनिश्चित किया। तो 2 लाख से 5 लाख। कांग्रेस ने 2009 से 14 में क्या किया था? सिर्फ 1.5 लाख से 2 लाख, यानी 50,000 रुपए 5 वर्षों में टैक्स रेट एग्जेम्पशन बढ़ाया। हमने 2 लाख से सीधा 5 लाख तक कर दिया। 5 लाख तक अब किसी को टैक्स नहीं देना पड़ता। और ये रिबेट जो 2,000 रुपए मात्र थी 2014 में, हमने बढ़ा के 12,500 रुपए की रिबेट मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर्स को दिए। जो टैक्स रेट 10% था 2 लाख से 5 लाख तक, हमने घटा के उसको 5% कर दिया। जो इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड सेविंग्स में होते थे, प्रोविडेंट फंड, एटीसी वगैरह, वो पहले सिर्फ 1 लाख अलाउड था कांग्रेस के समय में, हमने उसको 1 से 1.5 लाख कर दिया। जो ब्याज हाउसिंग लोन पे दिया जाता था वो कांग्रेस के समय 1.5 लाख था, हमने 2 लाख कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 था कांग्रेस के समय, हमने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी मिडिल क्लास पेंशनर्स के लिए कर दिया। मेडिकल इंश्योरेंस कांग्रेस सिर्फ 15,000 अलाउ करती थी, हमने मेडिक्लेम में 25,000 तक इनकम टैक्स में छूट दी। सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ 20,000 मेडिकल इंश्योरेंस एग्जाम था, हमने उसको 50,000 रुपए। 80 के ऊपर नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत 50,000 रुपए अधिक डिडक्शन हमने हमारे मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर्स को, खासतौर पर सैलरी अर्नर्स के लिए कर दिया। सीनियर सिटीजन्स को जो डिडक्शन मिलती थी ब्याज की, कांग्रेस के समय 10,000 थी, हमने बढ़ा के 50,000 कर। हमने वेल्थ टैक्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया देश में। अब वेल्थ टैक्स देश में नहीं लगता। छोटे जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, उनके लिए एक सरल टैक्स की प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम, जो छोटे प्रोफेशनल्स हैं जिनकी 50 लाख रुपए तक आमदनी, उनके लिए हमने एक प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम लिया। जो छोटे बिजनेस की प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम थी, उसकी लिमिट 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ तक। जो टैक्स के लिए प्रॉफिट गिना जाता था छोटे उद्योग करने वालों का, वो हमने 8% होता था। अगर आप बैंक से व्यवहार करो, डिजिटल व्यवहार करो, वो भी हमने घटा के 6% कर। अब ये इतने सारे 5 साल के लगातार काम करते करते ऐसा सिलसिला हो गया कि जैसा एक सांसद मित्र ने बताया, चार्टर्ड अकाउंटेंट है किरीट जी,
कि आज 8-9 लाख रुपए तक भी किसकी आमदनी हो तो लगभग बिना टैक्स के उनका काम चल सकता है। अगर ये सब इतनी सारी जो छूट माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है देश के मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर्स के लिए, उसका पूरी तरीके से आकलन ले तो आज 8-9 लाख रुपए तक भी कुछ टैक्स देने की आवश्यकता मध्यम वर्गीय परिवारों को नहीं पड़ती। ऐसे में हमें लगा कि जब ये 12,500 रिबेट देने जा रहे हैं और 5 लाख रुपए तक की जिनकी आमदनी है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में टैक्स रिडक्शन एट सोर्स हो और बाद में रिफंड के लिए उन्हें जाना पड़े, तो कम से कम ये बात हम देश के समक्ष रख दें। और इसी के हेतु हमने उस बात को रखा और मैं समझता हूँ पूरे देश ने इसका स्वागत किया। और मुझे समझ में आ रहा है कि क्या कांग्रेस के मित्र चाहते हैं कि ये लाभ हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को ना मिले? क्या ये चाहते हैं कि उनको नुकसान हो? क्या वो चाहते हैं कि वो वंचित रहे इस लाभ से? क्या वो चाहते हैं कि हमारे किसान वंचित रहे? 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो हम देने जा रहे हैं इनकम सपोर्ट स्कीम, क्या वो उससे किसानों को वंचित रखना चाहते हैं? इसी प्रकार से जो हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए जो पेंशन योजना हम लाए हैं, ये पेंशन योजना भी हमने इसी साल से 15 फरवरी से लागू कर दी है, उसके लिए प्रावधान भी कर दिया। इसका सिलसिला शुरू होगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस स्कीम की तैयारियां कर रही है, उसको टेस्ट रन जल्दी शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ अलग अलग तरीके से समाज के हर वर्ग को लाभ मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच रही है, उनका काम करने का ढंग रहा है और हमने इसको 5 वर्ष तक इस सिलसिले को लगातार हर बजट में, हर मौके पे जनता तक विकास पहुंचे, ये काम लगातार किया है। कांग्रेस के वही पूर्व वित्त मंत्री कुछ आलोचना कर रहे थे कि फिस्कल प्रूडेंस इस सरकार ने खराब किया। मैं तो हैरान हूं सुन के, जिस सरकार ने इस देश को फिस्कल प्रूडेंस सिखाया, जिस सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस की परिभाषा इस देश में करी रखी, उसके बारे में उनको ये कहने की हिम्मत। मैं देख रहा था पीछे फिस्कल डेफिसिट एक ही वर्ष में माननीय अध्यक्ष महोदय 2.5% फिस्कल डेफिसिट होगा बजट पे कहा और उस वर्ष 6-6.5% तक वित्तीय घाटा बढ़ गया एक ही वर्ष में। और वही सरकार थी कांग्रेस की जिसके समय ऐसा हुआ। जब पूर्व वित्त मंत्री ने सरकार छोड़ी तो लगभग 4.5% के करीब वित्तीय घाटा था। हमने घटा के उसको आज 3.4% पे ले आए। इसी प्रकार से महंगाई, अध्यक्ष महोदय, जब अटल जी की सरकार ने अपनी कमान छोड़ी 2004 में, तब मात्र महंगाई 3.9% थी। कांग्रेस के समय बढ़ के वो 12% के अधिक हो गया, 3 गुना, 3 टाइम। हमने मेहनत की, आरबीआई के साथ मिलकर हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाए और महंगाई की दर दिसंबर में 2.19% पे लाके 12% से 2%। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का काम करने का ढंग। इसी प्रकार से ब्याज के दर अगर देखें तो जब वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी तो रिजर्व बैंक का रिपो रेट मात्र 6% था, इनके समय बढ़ के 7.5% हो गया। वैसे बैंक पे जाते तो 15-16% से कम लोन ही नहीं मिलता था इनके समय। हमने उसको घटा के अब रिपो रेट मात्र 6.25% आ गया। और आज बैंक पे आज घर के लिए लोन लेने जाओ 8.5-9% पे आपको लोन मिल जाता है। एक अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर आरोप मैं लगा रहा हूं कांग्रेस के ऊपर। विदेशी लोन जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज का लोन भारत के ऊपर जो एक प्रकार से बोझा है, जब माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार छोड़ी 2004 में,
तब फॉरेन डेट मात्र 105 बिलियन डॉलर था, यानी आज के संदर्भ में देखें तो मात्र 7,35,000 करोड़ रुपए था, 7,35,000 करोड़। कांग्रेस की सरकार आई, मैडम स्पीकर, 10 वर्षों में इन्होंने 105 बिलियन डॉलर से बढ़ा के 446 बिलियन डॉलर, लगभग 4.5 गुना इस देश के ऊपर विदेशी लोन छोड़ दिया। और मैडम स्पीकर, इसको अगर रुपए में देखें तो ये हो जाता है करीब 32 लाख करोड़ रुपए, 32 लाख करोड़ रुपए विदेशी लोन ये देश के ऊपर छोड़ के गए, 4.5 गुना कर दिया। हमने उसमें संतुलन लगाया, हमने उसमें संतुलन लगाया और हमारे समय में मात्र 14% बढ़ा विदेश, 5 साल में। ये है मोदी जी के काम करने का। मैडम स्पीकर, मैंने पहले भी ये बात कई फोरम में रखी, आज इस सदन को एक रहस्य बताना चाहता हूं। मैडम स्पीकर, ये जो वित्तीय घाटा है ये हमने कहा था 3.3% होगा जब बजट पिछले साल पेश किया। अब जब आंकड़े बन के आए, क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रही है, तो नए आंकड़ों को हमने जब पूरा बनाया, बजट बनाया, तो जो वित्तीय घाटा है वो 3.367 3.367% आ रहा था। अब इसको राउंडिंग ऑफ करके 3.4% होता है। अब वास्तव में मैं तो मैडम स्पीकर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 5,000 करोड़ रुपए, सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए मैं कम कर देता, किधर खर्चे में या आय में बढ़ा देता, तो ये फिर 3.3% हो जाता। और 5,000 करोड़ किधर खर्चा कम करने में कोई डिफिकल्टी नहीं थी सरकार। देश के प्रधानमंत्री सच्चा बजट रखना चाहते थे, उन्होंने कहा यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी मत चलाओ, जो आंकड़े आए उसको देश के समक्ष रखो। 3.3 से 3.36 हो जाता है तो रख दो देश के समक्ष, ये कोई 5,000 की एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगले वर्ष का जब वित्तीय घाटा आया सब जोड़ के, तो मैडम स्पीकर सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ कम करते, और ये तो अगले साल का 1,500 करोड़ कम करते तो 3.4 3.3 हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मुझे वो भी नहीं कहा, ईमानदार बजट देने की आदत डालो इस देश को, और ये कांग्रेस कभी समझ नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने हर बजट में जो लिखा वो कभी किया नहीं, जो लिखा वो हर बार ब्रीच किया। और मैं समझता हूं कांग्रेस के काम करने के ढंग को इस सरकार ने बदला है, और देश ईमानदार व्यवस्थाओं में जब जा रहा है तो बजट में ईमानदार होना उतना ही आवश्यक है। मैडम स्पीकर, एक एंजल टैक्स की भी बात अंत में व्यक्ति ने की, दुर्भाग्य इनको समझ ही नहीं है, एंजल टैक्स जैसी कोई चीज ही नहीं है। वास्तव में कांग्रेस के समय में किस प्रकार से शेल कंपनीज बनती थी, किस प्रकार से प्रीमियम पे शेयर दिए जाते थे, और फर्जी हवाला कंपनी अपना कैपिटल बना के काम करती थी, उस पर हमने रोक लगाया। वो रोक के कारण शायद इनको तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने की कोशिश है। ये स्वाभाविक है कि जो हमारी स्टार्टअप्स है, वेंचर कैपिटल फंडिंग है, उसमें भी एक आकलन लगाया जाता है उस कंपनी की वैल्यू क्या है, और उसके हिसाब से प्रीमियम मिलता है। उसके लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है कि जो खराब कंपनी है उस पर एक्शन हो, और जो ईमानदार कंपनियां जेन्युइन पैसा लाती हैं प्रीमियम पे, उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होगा। ये मैं देश को और सभी माननीय सांसद को आपके माध्यम से आश्वस्त कराना चाहता हूं। हम ईमानदार लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, बेईमानों पे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैडम स्पीकर,
मैं समझता हूं कि कांग्रेस के हमारे मित्रों को ये भा नहीं रहा है कि कैसे 5 वर्ष के इतनी कम अवधि में इतने सारे विकास के काम हो सकते हैं और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सकती है। इसीलिए बेबुनियाद आरोपों के आधार पे ये अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। अभी मौली जी बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वास्तव में मंत्री रहे हैं कई वर्षों तक। मैं हैरान हो गया जब मैंने सुना कि वो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम एक वर्ष में समझो 100 रुपये आया और 80 रुपये खर्च हुआ तो 20 रुपये कांड। अब इनको ये भी ध्यान नहीं है इंश्योरेंस क्या होता है। अब हमको जैसे एक वो टीवी पे कुछ शो आता है कि आप 5वीं कक्षा से भी अच्छे जवाब दे सकते हो कि नहीं, ऐसा है ना शो, तो मुझे लगता है वहां पे इनको जाने की आवश्यकता है। इनको ये भी नहीं पता है कि जब कोई समस्या आती है तब वो समस्या के तहत फसल बीमा योजना में 100% भुगतान इस सरकार ने सुनिश्चित किया है और किसी वर्ष में कभी कम होता है, किसी वर्ष में प्रीमियम से 4 गुना भी हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। इसी तरीके से एक आंकड़ा लगाया कि डिफेंस में 2% वृद्धि है। अब पता नहीं कि कहाँ से कैलकुलेशन होती है। 20,000 करोड़ की वृद्धि हुई है सुरक्षा के बजट में और कैपिटल आउटले में 10,000 करोड़ की वृद्धि हुई है डिफेंस में। शायद बजट पढ़ने में इनको तकलीफ है। मधुकर कुकड़े जी कांग्रेस के कह रहे थे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पे काम क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, वाजपेयी जी ने शुरू किया, सुरेश प्रभु जी उसके अध्यक्ष थे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की टास्क फोर्स के, मैं भी सदस्य था। हमने पूरी प्लान्स बनाए, यूपी में आते ही कांग्रेस से आते ही उसको डिसबैंड कर दिया और सब काम 10 वर्ष तक ठप रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर उस काम को शुरू किया है और अब हम देश के अलग अलग नदियों को जोड़ने के काम को बल दे रहे हैं। अलग अलग माननीय सदस्यों ने, कुकड़े जी ने विदर्भ की बात की, माननीय जितेंद्र रेड्डी जी ने तेलंगाना के अलग अलग विषयों की बात की, माननीय थम्बीदुरई जी ने तमिलनाडु के विषयों की बात की, राम मोहन ने आंध्र प्रदेश के विषय की बात की। मेरे पास सबकी जानकारियां यहाँ पे हैं, लेकिन एक इंटरिम बजट की मर्यादा में हमने एक एक प्रोजेक्ट या एक एक विषय को अब देश के समक्ष नहीं रखा है। जब पूरा बजट आएगा जुलाई में, तब एक एक विषय जितेंद्र जी ने उठाया। हर एक माननीय सांसद के इंडिविजुअल विषय के ऊपर भी पूरे बजट पे हम पूरी तरीके से गौर देके आगे का बजट पेश करेंगे जुलाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसमें सभी चीजों पे गौर करेंगे। एक थम्बीदुरई जी को शायद गलत फहमी है कि जीएसटी का सब पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है और उनको बेग करना पड़ता है। मैं थम्बीदुरई जी को आश्वस्त कराना चाहता हूं, जीएसटी एक संयुक्त योजना है। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज ने मिलकर जीएसटी काउंसिल में सर्वसम्मति से सब निर्णय लेने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक चलाया। तमिलनाडु के सरकार के भी सदस्य हैं, हर पार्टी के सरकार के सदस्य हैं और उसके सब निर्णय सर्वसम्मति से सब लोग मिलकर लेते हैं। इसी कड़ी में कुछ आरोप लगाए गए कि मनरेगा में पैसा कम है। पिछले बजट में 55,000 था, जरूरत पड़ी तो हमने 6,000 करोड़ अधिक दिया। इस बजट में 60,000 किया, जरूरत पड़ेगी तो और अधिक देंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये तो जीता जागता सबूत है। कांग्रेस की 55 साल की एक परिवार की राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से इस देश को गरीब रखा, जिस प्रकार से इस देश को लूटा है, उसकी वजह से मनरेगा को आज भी चलाना पड़ रहा है। तो इसका तो वास्तव में कांग्रेस के ऊपर पूरा आरोप जाता है कि इस देश को गरीब भी रखा और इस देश में विकास भी नहीं है। हम देश से गरीबी पूरी तरीके से हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, और उस काम में हमारी सराहना, हमारा समर्थन, सहयोग करने के बदले इस प्रकार के कारनामे करके
मैं समझता हूं देश को ये पर्दाफाश हो रहा है कि किस तरीके से इन दलों ने देश के साथ विश्वासघात किया और भारत की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। माता जी ने कुछ विषय उठाया, 90-10 का जो सेंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 14वीं फाइनेंस कमीशन के हिसाब से हो रहा है। अगर आपके कोई विषय है तो जब आप फाइनेंस कमीशन बैठिए, आप उसके समक्ष रखिए। कोल सेस अब हमने सरकार ने नहीं रखा है, वो भी जीएसटी काउंसिल को समर्पित कर दिया है। ये भी मैं सभी को बताना चाहूंगा, लगभग 40,000 करोड़ केंद्र का राजस्व कोल सेस का और सर्विस टैक्स का पूरा राजस्व हमने एक प्रकार से जीएसटी काउंसिल को देके केंद्र सरकार ने सैक्रिफाइस किया अपना रेवेन्यू और राज्य सरकारों को और बल दिया। साथ ही साथ 32 से 42% टैक्स का डेवल्यूशन स्टेट्स को दिया। अलग अलग प्रकार से हमने स्टेट्स को सशक्त बनाने के लिए स्टेट्स को जो पैसा जाता है वो बढ़ाया। और मैं बताना चाहूंगा सभी माननीय सदस्यों को, 2009 से 14 के बीच जो टैक्स डेवल्यूशन सेंटर से स्टेट्स को गया, राज्यों को केंद्र सरकार टैक्स देती है। 2009 से 14 के बीच करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए, 12,49,000 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद कहा राज्यों को और मजबूत बनाओ। हमारे 5 वर्षों में राज्यों को टैक्स डेवल्यूशन 28,86,000 करोड़, करीब 2.5 गुना पैसा। इसी प्रकार से अगर 2008 से 14 और 14 से 20 ऐसे 6 वर्ष का लेते हैं तो लगभग 14 लाख करोड़ रुपए जो इन्होंने दिए थे 14वीं वित्त आयोग के बाद, वो बढ़ के 33 लाख करोड़ रुपए, 33 लाख। और हमने स्वीकार किया और हमने राज्य सरकारों को अधिक पैसा देके कैसे वो अपने विकास के काम अच्छी तरीके से कर सके, उसके लिए हमने पूरा काम किया, पूरी मेहनत से लगन से काम किया। एक अध्यक्ष महोदय और इंटरेस्टिंग बात आपके समक्ष और देश के समक्ष रखना चाहूंगा। 2008-9 में डिफेंस सर्विसेज को मात्र 1,14,000 करोड़ रुपए मिलता, 1,14,000 करोड़। 2008-9 से 14-15 तक 10 वर्षों में इन्होंने बढ़ाया, सिर्फ 1 लाख करोड़ से बढ़ाया, सिर्फ 1 लाख करोड़ से बढ़ाया 10 वर्षों में, 1,14,000 से 2,18,000। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने मात्र 5 वर्षों में, आधे समय में उसको 3,05,000। अब और एक हैरानी का आपके समक्ष आंकड़ा रखना चाहूंगा और इसमें मैं समझता हूं सभी माननीय सदस्य देश के हर किसान तक ये बात पहुंचाए। 2008-9 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जो किसानों के संबंधित सभी क्षेत्र हैं, उसके लिए केंद्र सरकार मात्र 14,303 करोड़ रुपए देती। 2008-9 में कांग्रेस की सरकार 14,303 करोड़ रुपए देती। 5 साल बाद 2013-14 में 5 साल में उन्होंने बढ़ा के 25,500 करोड़ रुपए, 14 से 25,000, मात्र 11,000 करोड़ बढ़ाया। और हमने कितना बढ़ाया? हमने 5 साल में 25,000 से बढ़ा के 1,40,000, 1,40,000। 2014-15 में 25,000, 19-20 में 1,40,000। ये होता है मैडम काम करने का ढंग, ये होता है किसानों के लिए समर्पित सरकार का काम करने का तेज गति। और मैं समझता हूं कि इसी तेज विकास की गति से आज परेशान होके विपक्ष ने जिस प्रकार से आज की चर्चा में
बुनियादी विषय कुछ नहीं उठाया। विषय जो बजट से हटके हैं उसके ऊपर उसके गोल गोल घूमते रह गए और एक प्रकार से देश में जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेज गति से हो रहे हैं उसको इंसल्ट करके एक प्रकार से उन्होंने देश के गरीबों को इंसल्ट किया, देश के किसानों को इंसल्ट किया। उनके साथ जिस प्रकार से इन्होंने 10 वर्ष छल किया, वो चाहते हैं कि देश अभी भी गरीबी में रहे, वो चाहते हैं हमारे महिलाओं का सम्मान नहीं हो, वो चाहते हैं कि लोगों को बिजली ना पहुंचे, शौचालय ना पहुंचे, वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं गरीब तक ना पहुंचे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का अटल विश्वास है कि जब पूरे देश में हर व्यक्ति का विकास होगा, जब पूर्वी भारत का विकास हो, जब उत्तर पूर्वी भारत का विकास हो, जब उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे विकास होगा और बैलेंस विकास पूरे देश का होगा, तभी ये देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक अच्छा इंटरिम बजट देश के समक्ष रखा गया है, पूरे देश में इसका स्वागत हुआ है, हाउस ने इसका स्वागत किया है। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस बजट को पारित करके हम देश में एक अच्छा संदेश दें। बहुत I shall now put the demand for grant on account for 2019-2020 to the vote of the House. The question is that the respective sums not exceeding the amount on revenue account and capital account shown in the third column of the order paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund of India on account for or towards defying defraying the charges during the year ending the 31st day of March 2020 in respect of the heads of demand entered in the second column thereof against demand number 1 to 36, 39 to 62, 64 to 70, 72 to 74, 76 to 78 and 80 to 99. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The demands for grants on account for 2019-2020 are passed. I shall now put the supplementary demand for grants third batch for 2018-19 to the vote of the House. That the question is that the respective supplementary sums not exceeding the amounts on revenue account and capital account shown in the third column of the order paper be granted to the President of India out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 2019 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 1 to 5, 7 to 16, 18 to 20, 24 to 27, 29, 31, 34 to 36, 42 to 46, 48 to 51, 53 to 62, 64 to 67, 72 to 74, 77, 80 to 82, 84 to 94 and 96 to 99. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The supplementary demands for grant third batch for 2018-19 are passed. Now, item number 23, Madam Speaker, introduction of the bill. 23. Madam Speaker, I rise to move for leave to introduce a bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2019-20. The question is that will be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye, those
against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Leave is granted. Minister may now introduce the bill. Madam, I introduce the bill. Yes. Now item number 24. Madam Speaker, I rise to move that the bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2019-20 be taken into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. The question is that clauses 2 to 4 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 to 4 stand part of the bill. The question is that schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The schedule stands part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and long titles do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Clause 1 enacting formula and long titles stand part of the bill. The minister may now move that the bill be passed. Madam, I rise to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now item number 25. Madam, I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2018-19. The question is that leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. The minister may now introduce the bill. Madam, I introduce the bill. Now item number 26. Madam Speaker, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2018-19 be taken into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. The House will now take up clause by clause consideration of the bill. The question is that clauses 2 and 3 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Clauses 2 and 3 stands part of the bill. The question is that schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. The schedule stands part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title stand part of the bill. The minister may now move that the bill be passed. Madam, I rise to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed.